Hi guys, we'll start with lesson 3, the Indian Union budget. Now, I think you must have heard from this Indian Union budget. It seems like a very formal word, but उसमें से एक word तुमने सुना होगा, budget. Okay? Can you tell me कितनी एक साल में कितनी बार budget आता है? A budget comes in for how much time? Duration? It comes for a period of 1 year. It covers from 1st April to 31st March. जनरल उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है बजट की. ठीक है, यू टेल मी बजट के अंदर क्या लिखा होगा? तुम्हारे हिसाब से क्या लिखा होगा बजट के अंदर? जो अगर गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो उसके अंदर क्या लिखा होगा? कैन यू टेल मी? सो बजट के अंदर नेशंस इंडियाज इनकम कहां से आएगा, दैट आई कैन कॉल इट एज रेवेन्यू, और एक्सपेंस कहां से होगा वो सब लिखा होगा. कैन यू टेल मी इनकम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम कहां से आ सकती है? फ्रॉम वेयर कैन द इनकम कम? टैक्स. वेरी गुड. सो वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज टैक्स, एंड द अदर सोर्स ऑफ इनकम आई कॉल इट एज नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगी? कभी कभार गवर्नमेंट ने कोई उनके मॉन्यूमेंट्स को रेंट आउट किया है सर्टेन प्लेसेस, वो लोग ने दे आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर, गिविंग सिक्योरिटी सर्विसेज, गिविंग अदर काइंड ऑफ सर्विसेज. सो गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम दैट ऑल्सो. वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज, दे अर्न. सो दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब एक बार जो पैसा कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये स्पेंड कहां करते होंगे गवर्नमेंट? Where do you think the government will be spending this money that they have collected from us? Development. For development. So they can make for development of education. Then और क्या कर सकते हैं वो लोग? Infrastructure. Very good. Infrastructure. Anything else you know where the government spends? Security. You know China is a real threat. We need to protect ourselves from it. Any other place you know where the government can spend? For certain welfare schemes, काफी सारे schemes आते हैं, right? So they can have for the farmers, for the low income groups, various kind of schemes. So government needs to spend on all of those. Clear it now? Now this was the general understanding we have of the budget. एक और चीज, ये budget कौन present करता है? Any idea which minister presents the budget? Finance Minister. Very good. The finance minister, who is currently Nirmala Sitharaman, she presents the budget. Now this is what we generally understand about the budget, but now we'll be going into something deeper and try to understand actually budget के components क्या होते हैं, budget होता क्या है, and so on. Now सबसे पहले the budget can also, उसका एक दूसरा नाम है called as Indian Financial Statement, Annual Financial Statements. ये Annual Financial Statements क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बजट दिया जाता है, वो 1st April to 31st March तक उसके डिटेल्स होते हैं. तो वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दिया रहता है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. यहां तक समझ में आया? तो इंडियन यूनियन बजट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, सबसे पहला एमसीक्यू दे कैन आस्क यू, बजट का दूसरा नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर पूरे साल का रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कहां पे होगा वो लिखा होगा. ठीक है, सिंपल. नाउ तुम सोचो, अगर तुम निर्मला सीतारमन हो, तुमको कहां से पता चलेगा कि कहां से रेवेन्यू आने वाला है, कहां पे एक्सपेंस करना है? यू थिंक शी मस्ट बी सिटिंग लाइक दैट एंड थिंकिंग? You are getting my point? My point is, to make the budget is also a very big task. From where will you come to know कि revenue कहाँ से आने वाला है और कहाँ expenses होने वाले हैं? So क्या होता है? Pre-budget consultations होते हैं with all the chief ministers, with the finance ministers of the state, and the various states को बोलते हैं कि आप लोग बताओ, आप लोग की स्टेट से कितनी रेवेन्यू आएगी, आप लोग की स्टेट को कितना एक्सपेंडिचर चाहिए.
So if I am the finance minister and y'all are the states, I will call y'all tell me कि तुम्हारे स्टेट्स में कितना पैसे की जरूरत है और कितनी रेवेन्यू ला सकते हो. So the states will then come. ठीक है, तो एक प्री बजट कंसल्टेशन होगा जिधर अलग अलग स्टेट्स क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स. दिल्ली एक सर्टेन ग्रांट डिमांड करेगा कि हम लोग को डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए. कोई दूसरा स्टेट आएगा, महाराष्ट्र विल डिमांड ए सेपरेट अमाउंट. ऐसे सब स्टेट्स अपना डिमांड करेंगे. तो उस हिसाब से मुझे समझ में पड़ेगा कि मेरे एक्सपेंसेस कितने होंगे, मुझे कितना ग्रांट देना पड़ेगा, सेंटर गोज टू द स्टेट्स. अब तुम्हें लग रहा है कि हर स्टेट जो डिमांड कर रहा है वो रैशनल होगा कि सब बहुत ज्यादा मांगेंगे कि कम मांगेंगे? अगर तुम स्टेट हो, तुम ज्यादा मांगने की कोशिश करोगे स्टेट से कि कम? सबको ज्यादा पैसा चाहिए. अगर मैं तुमको भी पूछूंगा कि मैं तुमको कितना पैसा दूं, तो यू विल ट्राई टू गेट अ बिगर अमाउंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइक दैट. दे से एक मिनट रुको, आप तो यू आर आस्किंग फॉर द सन एंड मून, बट आपको क्या मिलेगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे इन लोकसभा. ये जो डिमांड होगा ये किधर होगा? लोकसभा के अंदर प्लेस किया जाएगा और डिस्कशंस होंगे और फिर हम लोग बोलेंगे इतना क्या पैसा मांग रहे हो, एंड दे विल देन फाइनलाइज, कम टू अ डिसीजन एंड से आपको इतना मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोप्रिएशन बिल. पहले डिमांड होगा, डिमांड के बाद में तुम्हारा डिमांड जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि आपको कितना अप्रोप्रिएट किया हुआ है, आपको कितना ग्रांट मिला हुआ है. सो डिमांड इज मोर, अप्रोप्रिएशन बिल विल टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट. क्लियर है ना? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेंडिंग बिल. इसको हम लोग एक दूसरा टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. अप्रोप्रिएशन बिल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ स्पेंडिंग बिल, कि आपको कितना राइट मिला है. क्लियर है ना? नाउ जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली 3 पार्ट्स के होते हैं. इट इज डिवाइडेड, द एनुअल इंडियन यूनियन बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. डिड यू एवर नो कि बजट के भी 3 पार्ट होते हैं? अब कौन सा पार्ट है समझते हैं. सबसे पहला वाला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट. मेन जो पैसा रहता है ना वो कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट कहां कहां से इनकम कमाने वाली है और कहां कहां एक्सपेंस होने वाला है वो सब दिया रहेगा. तो जो भी इनकम आती है गवर्नमेंट की वो किधर जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर. जो भी एक्सपेंसेस करने हैं वो कहां से निकलेंगे? इट विल बी इन योर कंसोलिडेटेड फंड में से निकलेंगे. ये सब चीज अप्रूवल के बाद तुम निकाल सकते हो पैसा. सिंपल. एक दूसरा भी फंड बनाया है जिसका नाम है कंटिंजेंसी फंड, जो हम लोग साइड में रख देते हैं फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस. फॉर कुछ भी इवेंचुअलिटी, कुछ अलग हो गया तो हम लोग एक अलग सा अमाउंट कंटिंजेंसी फंड में रखते हैं. इमेजिन अगर तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम गोवा जा रहे हो और गोवा के लिए तुम्हारा बजट है 10,000 रुपए, तो क्या तुम एग्जैक्ट 10,000 रुपए लेके जाओगे? कोई लोग जो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं ना, वो लोग के दूसरे जेब में थोड़ा पैसा होगा, 2,000 रुपए अलग से तुमको पीछे की जेब से मिलेंगे. वो क्यों रखे वो लोग ने? इट इज फॉर कंटिंजेंसी फंड. जनरली वो लोग बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विल से कि हम लोग को 500 करोड़ कंटिंजेंसी फंड में चाहिए. तो जैसे बजट बनता है तब वो लोग बोल भी देते कि कंटिंजेंसी फंड में कितना सेट असाइड करना है. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि 500 करोड़ हम लोग साइड में रखेंगे. अब सोचो अचानक कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जो जिसमें कंटिंजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड, पैसे की जरूरत पड़ी, प्रेसिडेंट निकाल सकता है यहां से. अब जब निकालेंगे तो डोंट यू थिंक शॉर्टफॉल होगा? हो जाएगा ना शॉर्टफॉल. तो वो यस,
तो वो शॉर्टफॉल को तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा। जब भी वापस तुम्हारे पास में रेवेन्यू आएगा ना कंसोलिडेटेड फंड से, फिर उसको वापस तुमको कंटिजेंसी फंड में वो जितना तुमने विड्रॉ किया उसमें वापस तुमको अमाउंट 500 करोड़ तक लेके आना है। मतलब जो भी इनिशियली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंटिजेंसी फंड में होगा, वो हमेशा पड़ा होना चाहिए। निकाल भी लोगे तो बाद में उसको वापस फिलअप कर देना चाहिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो तुम्हारे पीछे की जेब में हमेशा 2000 रुपए मिलने चाहिए। अभी खर्चे भी होगे तो बाद में वापस डाल देने का जेब में। क्लियर है ना? और एक दूसरे अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स। अब गवर्नमेंट, आरबीआई भी होती है, तुम्हारे बैंक्स भी होते हैं। यार दिस अकाउंट के अंदर वो लोग क्या बोल रहे हैं, वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ मियर ट्रस्टी, एज अ कस्टोडियन, ये दे डोंट हैव ओनरशिप ओवर दिस मनी। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ओनरशिप ओवर दिस मनी। ये कौन सा हो सकता है? एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई का पेंशन फंड, तुमने अकाउंट में ओपन करके गवर्नमेंट के साथ में डिपॉजिट कर रखा है, बट क्या ये पैसा गवर्नमेंट का है? नो। तो वो लोग ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि उनके पब्लिक अकाउंट्स में कितना पैसा होगा। तो हर चीज प्लानिंग के साथ में होती है। सो आई जस्ट शो यू समथिंग। ये एक्चुअल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें इंडियन यूनियन बजट के बारे में दिया हुआ है। इफ यू सी, they are speaking about the annual financial statement which also mean the Indian Union budget। उसमें वो लोग किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू कहां से आएगा और डिसबर्समेंट कहां से होंगे, एक्सपेंसेस कहां पे होंगे, वो सब दिया हुआ है। और एक और पार्ट यहां पे देख रहे हो, कंटिजेंसी फंड के बारे में भी दिया हुआ है, कितना मेंटेन होगा। सो वील सी व्हाट इज दिस रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब कुछ क्या है। और ये देखो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया? क्या डिस्कस किया था अभी? पब्लिक अकाउंट्स ये रहा, जिधर गवर्नमेंट मियर कस्टोडियन एक्ट कर रहा है। वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होगा, बट गवर्नमेंट कस्टडी रखेगा ये सब फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एम्प्लॉइज, सैलराइड पीपल एक्सेट्रा। तो 3 पार्ट देखते ये एक्चुअल यूनियन बजट में है कि नहीं। 3 पार्ट। पहला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेटमेंट 1 में है कि नहीं है। उसको तुम डाउनलोड करोगे तो तुमको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि कितना लाख करोड़ दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि कंटिजेंसी के लिए गवर्नमेंट कितना असाइड रख रही है। और तीसरा है कि गवर्नमेंट जिधर कस्टोडियन रख रहे हैं तो वो कितना अमाउंट होगा। ये सब चीजें प्लानिंग के साथ की जाती है। ठीक है, सिंपल। फिर एक आता है जिसका नाम होता है फाइनेंस बिल। वापस ये एवरी ईयर आता है और जनरली फरवरी में आता है और पूरा मार्केट हिल जाता है उससे। स्टॉक मार्केट जो है ना पूरा हिल जाएगा फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल भी एक पार्ट होता है ऑफ द यूनियन बजट। इट कंटेन्स चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू द टैक्स। फाइनेंस बिल में क्या होता है कि जीएसटी में कितने चेंजेस हुए हैं, इनकम टैक्स में कितने चेंजेस हुए हैं, जीएसटी, तुम्हारा इनकम टैक्स, तुम्हारा कस्टम्स, ये सब के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो किधर आएगा? इन द फाइनेंस बिल। क्लियर? अब बजट का देखते हैं। वेयर आई वाज टेलिंग यू कि कैपिटल भी दिया हुआ है, रेवेन्यू भी दिया है। लेट्स सी, बजट को 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ये 2 पार्ट? एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेल मी वन थिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? Capital expenditure is non-recurring and revenue expenditure is recurring. परफेक्ट आंसर। तो रेवेन्यू जो रहता है वो रिकरिंग रहता है। इट हैपेंस ऑन अ रिकरिंग बेसिस, whereas these are generally one time and which are of a greater value.
कैपिटल एक्सपेंडिचर हायर वैल्यू के होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ में ये लोग डील करते हैं. तो समझते हैं. गवर्नमेंट ये भी बताती है कि उनके कैपिटल बजट में यहां पे ये रिकरिंग होता है और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है. समझते हैं. पहले एक एक करके समझते हैं कि कैपिटल बजट क्या होता है. तो कैपिटल रिसीट्स क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. नाउ अंडरस्टैंड, रिसीट इज लाइक एन इनफ्लो, यू आर गेटिंग मनी इन योर पॉकेट, एंड एक्सपेंडिचर इज एन आउटफ्लो, इट्स मनी इज गोइंग आउटसाइड ऑफ योर पॉकेट. तो अगर गवर्नमेंट, डज द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक अ लोन? डू द गवर्नमेंट टेक अ लोन? Yes. So that loan, isn't it a liability that the government is taking? Balance sheet item है. Yeah. Yes. तो वो लोन अवेल्ड में आएगा क्योंकि इनफ्लो होने वाला है गवर्नमेंट को. तो दैट दे विल से एज अ कैपिटल रिसीट. फिर वापस गवर्नमेंट अपना, जब भी इनफ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, गवर्नमेंट, यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है तुमने? एनीवन हैज एन आइडिया ऑफ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? Yes, sir. What is it? It is the selling of assets of the government. Very, very good. So when the government sells off its shares, okay, so let's say अभी recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता है वो लोग क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि गवर्नमेंट इज सेलिंग ऑल देयर शेयर्स, प्रॉपर्टी सब बेच रही है गवर्नमेंट. आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसइन्वेस्टमेंट. तो गवर्नमेंट क्यों बेच रही है? क्योंकि उनको क्या आएगा, पैसे आएंगे वहां से. तो दे आर सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स. तो ONGC, कितने सारे उनके इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स थे, वो सब बेच रहे वो लोग टू रिकवर द मनी. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट वांट्स टू बाय प्रॉपर्टी, तो वो सब क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब आता है छोटे एक्सपेंसेस के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बहुत ही सिंपल है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले देख लेते हैं. गवर्नमेंट को रिकरिंग बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या क्या खर्चे आ सकते हैं? एम्प्लॉइज का सैलरी भरनी है, कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स है, कौन भरता है पैसा? तो वो सब तुम्हारा रेवेन्यू रिकरिंग एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट, कितने लोगों को गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको पेंशन मिलता है, तो वो भी तुम आएगा. अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड, तो आउटफ्लो हो गया. तो जैसे पैसे जा रहे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, जो हम लोग को रेगुलरली इनकम आती रहेगी. तो टेल मी वन थिंग, वुड यू लाइक रेवेन्यू रिसीट्स? रिकरिंग बेसिस पे पैसा आते जा रहा है, तो कहां कहां से आ सकता है? इमेजिन गवर्नमेंट ने कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली डिविडेंड इनकम आ रहा है, सो दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स बाय किए, ओके, फॉरेन बॉन्ड्स बाय किए, गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट किया और उनको वहां से रेगुलर इनकम आते जा रही है, तो दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. इनफ्लोज आर रिसीट्स एंड this is there. Now you tell me, the expenses should be more or the receipt should be more? Receipts. Very good. तो अभी यहां पे देखो, अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? There is a financial term or economic term जब उल्टा हो जाता है, where the expenses are greater than the receipts, it's called as फिस्कल डेफिसिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये फिस्कल डेफिसिट तुम्हारा कैपिटल डेफिसिट, ये भी हो सकता है डेफिसिट, या रेवेन्यू डेफिसिट भी हो सकता है, या बोथ. मतलब अगर मैं तुमको कैपिटल डेफिसिट बोलूंगा, मतलब क्या होगा? योर कैपिटल इनकम इज लेस देन योर कैपिटल एक्सपेंसेस.
तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल बजट में डेफिसिट आया। अगर हम लोग रेवेन्यू बजट डेफिसिट बोलेंगे तो इसका मतलब रेवेन्यू इनकम इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंस। और अगर मैं जनरली यूज करूंगा मतलब दोनों मिला के तुम्हारे जो कंबाइंड एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन योर रिसीट्स। डू यू लाइक you think the government likes deficit? No. So then the government does not like deficit. Generally हम लोग का दोनों ही डेफिसिट होता है और हम लोग ज्यादातर डेफिसिट में ही रहते हैं, ओके, बिकॉज खर्चे ज्यादा होते हैं और रिसीट्स कम होती है। नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स, और ये इसका तुम स्क्रीनशॉट या मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सर्टेन आर्टिकल्स होते हैं और ये चैप्टर में ये आर्टिकल्स तुमको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मनी बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 110। व्हाट इज अ मनी बिल? फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। इट इज कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैटर्स सच एज टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। फाइनेंस बिल, अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था व्हाट इज अ फाइनेंस बिल। एनीवन रिमेंबर्स फाइनेंस बिल रिलेट्स टू व्हाट? Changes in the taxes. चेंजेस इन द टैक्सेस, वेरी गुड। फिर जो भी बिल आता है, डोंट यू थिंक इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स असेंट? यस, सो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 111 that any bill that is proposed, कंपनीज बिल आता है, एक बार बिल लोकसभा राज्य बोथ द हाउसेज अप्रूव करते हैं, फिर बाद में प्रेसिडेंट का असेंट आता है, देन द बिल बिकम्स एन एक्ट। सो प्रेसिडेंट्स असेंट इज नीडेड, दैट इज अप्रूवल इज नीडेड फॉर एनी बिल टू बिकम एन एक्ट। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, Article 112 talks about annual financial statements. Okay, you can mark it as important. Annual financial statements का दूसरा नाम क्या है? Indian Union Budget. Very good. Annual financial statements कितने parts में होते हैं? It is in 3 parts. Very good. अब ये जो स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम लोग, डोंट यू, हमको कैसे पता चलेगा? लोगों को पहले क्या होगा, डिमांड आएगा स्टेट्स के पास से। एवरी स्टेट विल गिव अ डिमांड कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए। लोकसभा के अंदर प्री बजट डिस्कशंस होंगे, एक बार वो होगा, फिर हम लोग डिसाइड करके उनको अप्रोप्रिएट करके देंगे। दैट इज उनको एग्जैक्टली बताएंगे, आपने 50 करोड़ मांगा, हम आपको 30 करोड़ दे रहे हैं, वो अप्रोप्रिएशन बिल में आएगा। दैट इज द अप्रूव्ड एक्सपेंसेस। यू माइट आस्क फॉर द सन एंड द मून, बट इन द एंड वी विल गिव यू whatever is due. Clear है ना? So now we'll just do it from the module and at the same time you can take the marking from the module. ठीक है? अगर तुम्हारे पास नहीं भी है, it is okay, you will get the recording. Now पहली चीज, just a little facts they will give you, that budget कब आया था, पहला बजट किसने दिया था, and so on. So this is the overview of the Indian Union budget. The first budget was passed by Mr. James Wilson, okay, and it was introduced by the East India Company. So these are some of the facts that you will have to read. The independent India का बजट जब हम लोग को फ्रीडम मिल गया था, उसके बाद में सबसे पहला बजट was declared by whom? By the finance minister that time, that is was Mr. R.K. Shanmugam Chetty. Clear? On November 26, 1947. Now, initially, since we were under the British rule, budget was only presented in English. Then from 1955 to 56 onwards, it is presented in both English and Hindi. In the British era, the budget used to be presented at 5 PM, but हमारे टाइम में हम कब लोग प्रेजेंट करते हैं? 11 बजे बजट आता है। क्लियर?
now Mr. K.C. Nyogi and H.N. were the only two finance minister who did not present any Indian budget. Then the maximum number of budgets was presented by Morarji Desai for presenting 10 budgets. And the last fact, for the first time in 92 years in 2017, पहले हम लोग क्या करते थे, एक यूनियन बजट देते थे और रेलवे बजट देते थे अलग अलग, वो लोग ने क्लब कर दिया. द यूनियन बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द रेलवे बजट और एक ही बजट आता है, क्यों रेलवे का अलग से प्रेजेंट करना. नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से आर्टिकल में दिया था, कौन सा आर्टिकल? ओके, सो नाउ कैन यू हियर मी? या, सो एनुअल फाइनेंशियल बजट कौन से आर्टिकल में दिया था? 112. तो यहां पे देखोगे आर्टिकल 112 requires the government to present to the parliament a statement of the receipts and expenditures from 1st April to 31st March. This statement is the annual financial statements. अब ये जो रहता है ये जनरली एक white page पे होता है and it is a 10-page document. It is divided into 3 parts, that is your consolidated fund, contingency fund and public accounts. अब ईच वन को देखते हैं हम लोग. कंसोलिडेटेड फंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है, गवर्नमेंट का सब पैसा इधर ही होता है और खर्चे भी इधर से ही होते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट फंड्स. ऑल द रेवेन्यूज रेज्ड, मनी बोरोड एंड रिसीट्स आर पुट इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सारे एक्सपेंडिचर भी इज ऑल्सो पेड फ्रॉम दिस फंड ओनली एक्सेप्ट एक्सेप्शनल आइटम्स. और वो एक्सेप्शनल आइटम कहां से उठाते हैं हम लोग? अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस वाले कंटिंजेंसी फंड. नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल. तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा टू रिमूव द फंड्स. अब देखते हैं, वी स्पोक अबाउट कंसोलिडेटेड फंड. अब दूसरा आता है कंटिंजेंसी, देन विल डू पब्लिक अकाउंट्स. कंटिंजेंसी फंड देखते क्या है. क्या बोला था कंटिंजेंसी फंड? अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को मीट करना है तो ये जो पीछे के पॉकेट में 2000 रुपए है उसको निकाल के यूज कर सकते हो, बट जब यूज करोगे तो बाद में वापस रिफिल कर देना चाहिए. तुमको लगता है गवर्नमेंट की जेब में 2000 रुपए ऐसे साइड में रखेंगे? वो लोग कितना रख रहे हैं? ₹500 crore is at the disposal of the president. Any expenditure incurred from this fund requires a subsequent approval from the parliament. मतलब बाद में अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का. एंड द अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. मतलब जो भी अमाउंट निकालोगे वो एक तो अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का, बाद में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है पहले, फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेता है और फिर थर्ड उसको रिफिल किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. तो ये हम लोग ने किया द कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी फंड और तीसरा पार्ट है पब्लिक अकाउंट्स. पब्लिक अकाउंट्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, पब्लिक का पैसा संभालते हैं वो लोग. गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ ट्रस्टी. लेट्स रीड. दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर द फ्लोज फॉर दोज ट्रांजैक्शंस वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर. फॉर इंस्टेंस प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स एंड सो ऑन. दीज फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट. इसको मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट. दीज फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट. दे हैव टू बी पेड बैक टू द राइटफुल ओनर्स. मतलब जब भी पीएफ खत्म होता है, जॉब छोड़ के जाते हो, पेंशन का टाइम आता है, तब वो पे कर देना पड़ता है. फॉर दिस ऑफ दीज फंड द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के कहां से पैसा आने वाला है और कहां पे डिसबर्स होने वाला है. क्योंकि कॉमन सेंस से पीएफ सैलरी का कट्टा है और अकाउंट ये फंड के अंदर आ जाता है, बट जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं तो ये फंड में से उसको रिटर्न दिया भी जाता है. तो गवर्नमेंट इज जस्ट एक्टिंग एज अ सुपरवाइजर ऑफ दिस फंड. देन कम्स टू द अदर पार्ट्स. कैसे ये हम लोग बात करें, पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा कि पहले अप्रोप्रिएशन बिल आएगा? डिमांड.
पहले डिमांड आएगा, तुम लोग पैसे डिमांड करेंगे, फिर हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली देना कितना है. सो और ये किधर प्लेस करेंगे हम लोग? लोकसभा. So let's see. The demand for grants is in the form of estimates of expenditure. Okay, it is to be included in the annual financial statements required to be voted upon in the Lok Sabha pursuant to Article 113. तो डिमांड फॉर ग्रांट्स कौन से आर्टिकल में है? 113 के अंदर. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. The demand for grants includes the expenditure, the grants to the states, union territory together with the loans. One demand for grant is presented in respect of each ministry or department. हर मिनिस्ट्री अपना अपना ग्रांट दे सकती है. However, larger ministries थोड़ा ज़्यादा more than one डिमांड कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. अब आता है कि डिमांड तो कर देंगे बट अभी उसका डिसीजन आएगा. Appropriation bill gives the power to the government to withdraw funds from the consolidated fund for meeting the expenditures. अब यहां पे देखो important, they will explain. Post the discussions on the budget proposal and voting on demand for grants, मतलब voting होगा demand for grants, the government introduces the appropriation bill. It is intended to give authority to the government to withdraw funds from the consolidated fund, the amount so voted for meeting the expenditures during the year. So जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसके ऊपर वोटिंग होगी और फिर बाद में अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें से डिसाइड होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली कितना मिलना चाहिए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेंडिंग बिल. देन कम्स योर फाइनेंशियल बिल. अब फाइनेंशियल बिल एज यूर करेक्टली पॉइंटेड आउट, पहली बात इट इज अ मनी बिल, इट रिलेट्स टू मनी. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल. देन द न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर, वो सब फाइनेंस बिल में दिया जाता है. अभी आगे देखते हैं. दे हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट रेवेन्यू receipts and revenue expenditure, and they've also spoken about capital receipts and capital expenditure. ठीक है, we'll see. On the receipt side, government को inflow सबसे normal source कहां से आता है पैसा? As you all correctly had pointed out, what is a receipt, revenue receipt जो regularly government को मिलते रहेगा? Taxes would be the most important revenue receipts. फिर बाद में एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आ सकता है? सैलरीज, कभी कभार गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, और एक और चीज रहती है सब्सिडीज. सब्सिडी क्या होती है पता है तुमको? पता है गैस सिलेंडर पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो तुम्हारा रेट कम हो जाता है, बट हु इज पेइंग फॉर यू? द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेगुलरली पेइंग फॉर यू. सो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब बात कर रहे हैं कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल रिसीट कहां से आ सकता है? whenever the government liquidates any asset, that is sells any assets, or the government sells its shares called as disinvestment, it is called as capital receipts क्योंकि उनको पैसे आएंगे. और जब भी गवर्नमेंट बाय करेगी इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब यहां पे वो लोग ने फ्लो बता दिया, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल. अभी आते बजट के बारे में. बजट में आई टोल्ड यू एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा क्या होगा? कैपिटल बजट. नाउ कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड, ये दोनों ही चीज मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट. लॉन्ग टर्म में इनफ्लो कहां से आ रहा है गवर्नमेंट को? अगर लोन लिए पब्लिक के पास से, लोन आरबीआई ने लोन दिया, किसी ने भी लोन दिया, बट हम लोग को तो इनफ्लो आ रहा है तो विल बी अ कैपिटल रिसीट. कैपिटल पेमेंट्स कहां से हो सकते हैं? तो अगर हम लोग बाय कर रहे लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, दे बॉट द पार्लियामेंट बिल्डिंग और समथिंग, तो देन वहां पे एसेट्स बाय कर रहे तो
आउटफ्लो होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंस होगा. अब एक्सपेंडिचर बजट बनेगा, यहां पे एक रेवेन्यू बजट भी बनेगा, रेवेन्यू रिसीट्स. नाउ कैपिटल बजट कुड बी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही होगा इसके अंदर, बजट के अंदर. एज वी सीन दिस पार्ट, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, सी वी सेड बजट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट. कैपिटल बजट के अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू बजट के अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होगा. अब आता है फिस्कल डेफिसिट. डेफिसिट बोल दिया मतलब क्या कि देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर टू इट्स स्पेंडिंग. तो इनकम कम है, स्पेंडिंग ज्यादा है, इट इज कॉल्ड एज अ फिस्कल डेफिसिट वेयर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन. ओके, वंस दैट इज गिवन, देन दे आर टेलिंग यू कैपिटल रिसीट्स कहां से आ सकता है. यू कैन मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट. यू नो टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेट्रा. नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से आ सकता है, कभी डिविडेंड से इनकम आ रही है, किसी ने हम लोग को ग्रांट किया है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, इंटरेस्ट रिसीट्स, कहीं से हम लोग को लोन दिया था और हमको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है. एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, सो ऑन. नाउ लेट्स सी दिस पार्ट. व्हाट इज अ फिस्कल डेफिसिट? इन टोटल, व्हेन द total expenditure of the government minus the total income of the government. जब हम लोग फिस्कल डेफिसिट बात कर रहे हैं तो हम लोग टोटल की बात करेंगे, दैट इज योर एक्सपेंडिचर माइनस योर रिसीट, बट एक्सपेंडिचर फ्रॉम कैपिटल एंड रेवेन्यू, और यहां पे भी रिसीट फ्रॉम कैपिटल एंड रेवेन्यू. क्लियर है ना? Now they are given an example also कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर is how much and this, that's a fiscal deficit. Now with this your chapter gets over. Now let's see, we'll solve the MCQs which are given. Now even if you didn't know the answer, let's see what would you have suggested. First of all, if the revenue expense is more than that of receipt, it will indicate that there is a which deficit? Revenue deficit. Expense इज मोर देन रिसीट, बट कौन सा एक्सपेंस बात कर रहे हैं? रेवेन्यू. तो ये क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट. क्लियर? ये पहला एमसीक्यू. दूसरा वाला, द डैश रिकॉर्ड्स कॉल फॉर रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. कौन सा बजट है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट के बारे में बात करेगा? रेवेन्यू बजट. सिंपल. थर्ड, गवर्नमेंट receipts which are neither creates assets nor liability. ये ऐसी कौन सी receipts है जो assets को भी नहीं टच करती है, liability को भी टच नहीं करती है? वो कौन सी होगी? Revenue receipts. तो the receipts which do not touch the assets and liabilities, जो assets and liabilities को टच करती है वो कौन सी receipts होगी? Capital receipts. Perfect. Next we'll see which of the following is not covered under the revenue receipts of the government. Now pay attention. ठीक है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है? टैक्सेस रेवेन्यू रिसीट में आते हैं? No. थिंक अगेन. रेवेन्यू रिसीट मतलब रेगुलरली मिलता रहेगा गवर्नमेंट को. तो टैक्सेस घड़ी घड़ी मिलते रहते हैं, यस. इनकम टैक्स भी रेगुलरली मिलते रहता है, कस्टम ड्यूटी भी मिलते रहता है. What is not a part of the revenue receipt? That is your loan from RBI, because loan from RBI is a capital receipt. Let's see. And then the last part, payment of salaries is covered under which form of government expenditure? Revenue expenditure. समझ में आया इतना? So that is it. ये पार्ट भी समझ में आया रेवेन्यू रिसीट्स का, ये क्यों नहीं है? सम आई थिंक वन ऑफ यू ऑल सेड कि यू गॉट दैट मिस्टेक. ये समझ में आया प्रॉपर एमसीक्यू? Yes, sir. Okay, great. So with this we are done with the chapter.